Hello students, good morning all of you. Welcome to online classes in Gayatri School Arnia. Today we shall read a poem, a boy's song, जिसके पोइट हैं विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। देखिए, पिछले वीडियो में हमने द सेवन एज ऑफ मैन पोइम थी, व्यक्ति की 7 अवस्थाएं, वो कंप्लीट कर ली थी और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे। जो एडिशनल क्वेश्चन हैं वो आपको बाद में लिखाएंगे एक साथ। बाकी जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस थे, वो किताब के पर्सन थे, वो सभी बता चुका था मैं आपको। आगे देखिए, अब जो पोइम है वो आपकी पुस्तक में है, ए बॉयज सॉन्ग। ए बॉयज सॉन्ग, इस पोइम को पढ़ते हैं हम। इसके पोइट हैं विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। कौन है? विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। तो इस पोएम के पोइट कौन है? विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। तो आप इसको, थोड़ा बड़ा है नेम, इंग्लैंड के थे ये। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो इनका थोड़ा नेम है वो थोड़ा बड़ा है, तो आप इसको अच्छी तरह से थोड़ा याद कर लेना इसको तरीके से। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, ए बॉयज सॉन्ग। क्या मतलब हो गया? ए बॉयज सॉन्ग का मतलब, एक का मतलब एक, बॉयज यानी बालक का, एक बालक का गीत। समझ गए? मतलब एक बच्चे का गीत या एक बालक का गीत ये पोइम है। इसके जो पोइट हैं विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन हैं। तो अबाउट द पोइट पढ़ते हैं पहले। क्या पढ़ेंगे? अबाउट द पोइट, मतलब कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कहाँ का रहने वाला था, क्या लिखा इन्होंने। समझ गए? तो अबाउट द पोइट देखिए, कविता, ये जो कवि है, तो कवि के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं कवि के बारे में कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, 1878 से लेकर के इनका जो जीवन काल है, लाइफ, समझ गए, 1878 से लेकर के 1902 तक रहा। मतलब विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन का जन्म तो 1878 में हुआ, लेकिन मृत्यु कब हुई, इनकी डेथ कभी 1902 में। तो ये याद रख लेना थोड़ा सा कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। तो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन 1878 में इनका बर्थ हुआ और डेथ कब हो गई? 1902 में। तो 1878 में जन्मे थे ये और डेथ हो गई 1902 में। तो इन्होंने कोई प्रकाशित किया था, तो आप इसको 1962 कर लेना। 1962 में हुआ था इनका। समझ गए? तो 1878 में जन्म हुआ था इनका और 1902 में इनकी 1962 में इनका देहांत हो गया था, मतलब डेथ हो गई थी। तो ये देखिए, इसका जीवन काल बता दिया। इसके बारे में देखिए कुछ मेन पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या हैं। ए बॉयज सॉन्ग, जो हम ये कविता पढ़ेंगे अभी, ए बॉयज सॉन्ग जो कविता है, इसके बारे में बताया गया है कि ये प्रथम पद्य माउंटेन कवर में प्रकाशित हुई थी। ये कहां पर प्रकाशित हुई थी? माउंटेन कवर। ये क्वेश्चन हो सकता है भाई। मतलब ये जो रचना है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन की, कौन सी रचना है? ए बॉयज सॉन्ग। वो कहां प्रकाशित हुई? माउंटेन कवर में। मतलब पद्य रचना है ये, जो कहां पर हुई? माउंटेन कवर। कोई माउंटेन कवर ये कोई इंग्लैंड का ही है। समझ गए? इंग्लैंड की कोई पुस्तिका वगैरह है जिसमें प्रकाशित हुई थी। और ये कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। थोड़ा सा ये भी याद रखना। फिर इसके बाद में देखिए, इंग्लैंड के रहने वाले थे और रूपर्ट ब्रूक इनके अच्छे मित्र थे। इनके अच्छे परम मित्र थे।
ये भी याद रख लेना, रूपर्ट ब्रूक से संबंध था इनका। तो इनके अच्छे मित्र थे रूपर्ट ब्रूक। अब देखिए ये जो माउंटेन कवर में प्रकाशित, ये अभी मैं बता रहा था आपको 1902 में हुई थी। ये कब हुई थी? 1902 में, मतलब बीच में 1902 में यही कार्य हुआ था कि ये बॉयज सॉन्ग, इन्होंने प्रसिद्ध कविता है, ये इनकी फेमस पोइम है जो माउंटेन कवर में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1902 में। तो 1902 में माउंटेन कवर में प्रकाशित हुई थी ये, समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा कविता के बारे में बता देता हूं मैं। ये तो कवि का परिचय हो गया, कविता के बारे में बताता हूं कि इस कविता का में कवि क्या कहना चाहते हैं। जो ये मेनली नेचर पर फोकस किया गया है इस कविता में। किस पर किया गया है? नेचर पर, मतलब प्रकृति पर किया गया है, समझ गए। प्रकृति पर पूरा फोकस किया गया है। प्रकृति में रहने वाले जो जीव हैं उनको हमें टीज नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार से नहीं सताना चाहिए, और उन्हें ऐसे टाइट भी कभी नहीं करना चाहिए, बांधना नहीं चाहिए, समझ गए। उनके लिए कोई स्नेर नहीं बिछाना चाहिए, आपको पता है, जाल नहीं बिछाना चाहिए। तो इसके बारे में कवि बता रहा है। ये बिल्कुल शॉर्ट पोइम है, एक गीत के रूप में लिखी गई है। तो आप इसको उतार लीजिए, फिर फर्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। ये जो पोइट का परिचय है उतार लीजिए इसको, पोइम पढ़ते हैं फिर। आगे देखिए, फर्स्ट स्टेंजा लेते हैं इसका, पोइम का। तो पोइट का नेम तो आपको याद रखना ही है, पहले ही बता चुका मैं आपको, और पोइम का भी नेम याद रखना है। देखिए फर्स्ट स्टेंजा लिखिए आप। वैसे बिल्कुल इजी पोइम है ये, कोई विशेष नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा एक आता है इसमें से। बिकॉज लिखिए फर्स्ट स्टेंजा, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। फर्स्ट स्टेंजा है, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बट लीव देम flying free, but leave them flying free, all the birds of the air, all the birds of the air, all the birds of the air belong to me, belong to me। देखिए राइम स्कीम निकालोगे तो निकाल लीजिए। ए, फिर ई आ रहे हैं, ए, फिर क्या आ रहे हैं? आ रहे हैं एयर, तो बी हो जाएगा आपका। और ये देखिए ई आ रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? ए, समझ गए। तो राइम स्कीम हो जाएगी इसकी ए बी ए बी ए। ये तो राइम स्कीम हो जाएगी इसकी, समझ गए। तो राइम स्कीम तो निकाल लोगे, आपको बताया हुआ पहले भी। अब देखिए चर्चा करते हैं, इस पर चलते हैं कि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, नाम तो याद रह जाएगा ना आपको, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन क्या कहते हैं? फर्स्ट स्टेंजा में देखिए बिकॉज, आप सभी जानते हो इसका अर्थ क्योंकि। सेट यानी बिछाना, स्नेर का मतलब है जाल या फंदा, जाल या फंदा। लीव यानी छोड़ना, फ्री यानी स्वतंत्र रूप से, खुले रूप से। फ्लाइंग यानी उड़ते हुए। देखिए बिलोंग टू मी, बिलोंग का मतलब, देखिए बिलोंग वर्ड यूज में कब लेते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी के साथ में हो, जब कोई पर्सन किसी के
साथ में हो तो बिलोंग शब्द का यूज लेते हैं, हम बिलोंग शब्द का प्रयोग करते हैं, बिलोंग शब्द का यूज करते हैं, बिलोंग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बिलोंग का मतलब बता रहा था मैं, बिलोंग का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी के साथ निवास करता हो उसको क्या बोलते हैं, बिलोंग। क्या बोलेंगे इसको, बिलोंग। तो ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। ऑल द बर्ड्स यानी सभी प्रकार के पक्षी, समझ गए। ऑफ द एयर मतलब जो भी हवा में बिलोंग करने वाले हैं वो कवि के साथ रहते हैं। किसके साथ रहते हैं, कवि के साथ रहते हैं। तो आप मी वगैरह ये जो बिल्कुल इजी था, ये स्टेंजा में बता रहा था आपको। तो देखिए इसका अर्थ निकालिए। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन कहते हैं, अर्थ तो आ गया होगा आप, और इसमें तो क्या है, बर्ड्स का मतलब लिख रहे हैं ना, पक्षी, समझ गए। एयर का मतलब जानते हो आप, हवा, समझ गए। बिलोंग यानी साथ में, समझ गए। इस प्रकार से अर्थ हो जाएगा इसका। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं हम, समझने की कोशिश करो। सनेर का मतलब क्या है, जाल या फंदा। सनेर का मतलब क्या है, जाल या फंदा। तो कवि कहता है क्योंकि मैं पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाता हूं, पक्षियों के लिए क्या नहीं बिछाता हूं, जाल। आई सेट नो स्नेयर, समझ गए। इसका मतलब है कि मैं जाल नहीं बिछाता हूं, किसके लिए, पक्षियों के लिए, सीधी सी बात है। तो कवि कह रहा है कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता हूं। कौन कह रहा है ये, कवि कह रहा है कि मैं पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाता हूं। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैं उन्हें खुले रूप से उड़ने देता हूं या स्वतंत्र रूप से उड़ने देता हूं। तो मैं उन्हें खुले रूप से, मुक्त रूप से उड़ने देता हूं। फ्लाइंग फ्री ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, इसका मतलब है इस पंक्ति का कि सभी जो हवा में उड़ने वाले पक्षी हैं वो मेरे ही हैं। किसके हैं, कवि अपना बता रहा है, समझ गए। तो ये ध्यान में रखना, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर मतलब हवा में उड़ने वाले जो सभी पक्षी हैं वो मेरे ही हैं। बिलोंग टू मी, क्योंकि ये सब मेरे साथ साथ रहते हैं। बिलोंग टू मी क्योंकि ये सब मेरे साथ साथ रहते हैं, सभी को। कवि कहता है कि वो पक्षियों के लिए जाल बिछाना पसंद नहीं करता है, समझ गए। बात वही है कि पक्षियों के लिए मैं जाल बिछाना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि उन्हें खुले रूप से उड़ने देता हूं। जो सभी हवा में विचरण करने वाले पक्षी हैं वो सभी मेरे हैं, वो सभी मेरे हैं, और मैं, वो मेरे साथ रहते हैं। बिलोंग टू मी मतलब मेरे साथ रहते हैं। आ गया समझ में। चलिए फिर से एक बार मैं बता देता हूं आपको। लिखिए, इसमें आप लिखते रहना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन सर की आप पूछोगे, सर इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, किस प्रकार से आएगा। ये स्टेंजा दे देगा, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा आपको। क्या पूछेगा, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा। अभी मैं बताता हूँ, देखना, फिर आप बताना। पहले इसका अर्थ पढ़ लेते हैं एक बार और फिर से। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर मतलब विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन कहते हैं कि मैं पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाता, उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने देता हूँ, समझ गए। फ्लाइंग फ्री, सभी जो प्रकार के जो पक्षी हैं हवा में विचरण करने वाले वो मेरे साथ रहते हैं, अर्थात वो मेरे ही हैं वो पक्षी। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से पुटअप हो सकते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, हु सेड्स, आप उतारते भी जाना। क्वेश्चन पूछने का इसी में से ये देख करके पूछेगा आपको, समझ गए। तो हु सेड्स नो स्नेयर फॉर बर्ड्स, आंसर दीजिए आप। तो कहां से दोगे, तो देखिए इसमें क्या है इसका क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। हु सेट्स नो स्नेयर फॉर बर्ड्स मतलब कौन पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाता है। तो सीधी सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, द बॉय पोइट सेट्स नो स्नेयर फॉर
बर्ड्स। समझ गए? अब इसका मतलब क्या हुआ? द बॉय पोइट मतलब बालक कवि। क्या मतलब है? बालक कवि। जो बालक ही तो है ये, मतलब बालक कवि बन के ही लिख रहा है इसको। तो द बॉय पोइट मतलब बालक कवि पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाता है। तो सीधा सा आंसर हो गया इसी में। ये जो आई आ रहा है किसके लिए आ रहा है? पोइट के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? पोइट के लिए। तो इसका ऐसे वर्डों का ध्यान रखा करो आप। तो आई किसके लिए आ रहा है? पोइट के लिए आ रहा है, मतलब कवि के लिए आ रहा है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए आप। वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट? सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, बिलोंग टू द पोइट। लिखिए इसको। ये क्वेश्चन है, वाई डू ऑल द बर्ड बिलोंग टू द पोइट? वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट? क्या मतलब हुआ इसका? कि सभी पक्षी कवि के साथ ही क्यों रहते हैं, उसके साथ ही बिलोंग क्यों करते हैं? तो इसमें इसके आधार पर बताइए आप। अभी बताया था इसका अर्थ है। तो इसका सीधा सा आंसर बताऊं क्या हो जाएगा? बिकॉज, इसका अर्थ बता दिया ना मैंने आपको। देखिए यहां ऊपर लिख देता हूं मैं आंसर इसका। सीधी सी बात है कि वह उन्हें खुले रूप से उड़ने देता है। क्या करने देता है? तब साथ में रहते हैं। अगर वो भी जाल बिछाए तो उसके पास में थोड़ी रहेंगे। तो सीधी सी बात यही है कि उन्हें खुले रूप से क्या करने देता है? उड़ने देता है। समझ गए? तो आंसर लिखिए इसका, बिकॉज ही लीव्स देम। आंसर हो जाएगा इसका, शॉर्ट में लिख देता हूं, बिकॉज ही लीव्स देम फ्लाइंग फ्री। क्योंकि वह उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने देता है। बस ये आंसर हो गया। समझ गए? तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है स्टेंजा में से। किस में से? स्टेंजा में से ही पूछे जाएंगे आगे भी आपको। समझ गए? ये जो क्वेश्चंस हैं तो ध्यान रखना। ये पहला स्टेंजा कंप्लीट हो गया। कवि यही कह रहा था कि मैं पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाता हूं, उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने देता हूं। हवा में जो भी विचरण करने वाले पक्षी हैं वो मेरे ही हैं, मतलब मेरे साथ रहते हैं। स्टेंजा नंबर 2 देखिए। स्टेंजा नंबर 2 लिखिए। लिखिए स्टेंजा नंबर 2। फ्रॉम द स्टेंजा 2 में लिखिए आप, फ्रॉम द ब्लूटेट on the slow to the eagle on the height थर्ड लाइन है, uncaged they come and go uncaged they come and go for my delight ये दूसरा स्टेंजा है आपका। पढ़िए देखिए इसको, कुछ आता है तो इसमें
देखिए इसमें क्या है, फ्रॉम द ब्लू टिट। देखिए ब्लू टिट किसको बोलेंगे, एक सामान्य चिड़िया होती है, साधारण चिड़िया, समझ गए, या सामान्य चिड़िया को बोलते हैं ब्लू टिट, समझ गए। ब्लू टिट किसको बोलेंगे, सामान्य चिड़िया को बोलेंगे स्लो। ये होता है बेर के पेड़ को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो जंगली बेर होता है ना उसको बोलते हैं बेर, बेर वृक्ष लिख लेना, बेर का पेड़, समझ गए। ऑन द ईगल, ईगल का मतलब जानते हो आप, बाज, क्या मतलब होता है, बाज। हाइट यानी ऊंचाई, समझ गए। अनकेज्ड, केज, देखिए केज का मतलब होता है फंसा हुआ, और अनकेज का मतलब मुक्त हो गया, बात वही है, मुक्त या खुला हुआ। दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, डिलाइट का मतलब है प्रशंसा जिसको बोलते हैं, तो डिलाइट का मतलब क्या है, प्रशंसा, बढ़ाई, समझ गए, उसको बोलेंगे डिलाइट। तो डिलाइट का मतलब प्रशंसा, हाइट का मतलब ऊंचाई, ईगल बताई दिया, स्लो का मतलब जो जंगली बेर होता है उसको स्लो बोलते हैं, और ब्लू टिट एक छोटी चिड़िया होती है जो जिसको साधारण चिड़िया बोलते हैं हम, चिड़िया को ब्लू टिट कहा जाता है। अब देखिए इसका समेकित अर्थ, तो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन पोएट थे इसके, क्या कर रहे हैं स्टेंजा 2 में, आपके सामने है, सब लिख दिया इसमें, एक एक वर्ड मीनिंग लिख दिए। अब निकालिए, देखिए क्या हो सकता है इसका अर्थ। देखिए फ्रॉम द ब्लू टिट, तो फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से, क्या मतलब होता है, से। तो फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, मतलब छोटी चिड़िया से लेकर के, छोटी चिड़िया मतलब कहां पर बैठी हुई, बेर पर, कहां पर, बेर का वृक्ष है। तो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन यही कह रहे हैं कि छोटी चिड़िया से लेकर के बेर पर, या यहां से अर्थ निकाल लीजिए इसका आप, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, मतलब बेर पर बैठी हुई छोटी चिड़िया से लेकर के ऊंचाई तक उड़ने वाले बाज जैसे पक्षी, ऊंचाई तक उड़ने वाले बाज, ईगल जैसे पक्षी हैं, वो खुले रूप से उड़ते हैं, मतलब आते हैं और जाते हैं फॉर माई डिलाइट, मुझे खुशी देने के लिए या मेरी प्रशंसा के लिए। तो डिलाइट का मतलब बताया अभी आपको, खुशी या प्रशंसा, आनंद। तो बात यही है इसका, बस सीधी सी यही है कि जो ब्लू टिट से लेकर के बाज तक के पक्षी हैं जो ऊंचाई तक उड़ते रहते हैं, वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, फॉर माई डिलाइट यानी मेरे को आनंद देने के लिए, मेरे को खुशी देने के लिए। तो हो गया इसका अर्थ। अब देखिए शाब्दिक अर्थ तो यही है। अब क्वेश्चन तो पूछने का तरीका कई तरीके हैं एग्जाम में। देखिए अभी बताया कि छोटे छोटे क्वेश्चन इसी में से पूछ लेगा, लेकिन जब आपको इसका भावार्थ आता है तो आप निकाल सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। तो फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो मतलब बेर पर बैठी हुई सामान्य चिड़िया से लेकर के बाज तक के पक्षी जो बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं। अनकेज्ड मतलब स्वतंत्र रूप से, खुले रूप से। दे कम एंड गो मतलब वे आते हैं और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट मतलब मेरे आनंद के लिए, मुझे आनंद प्रदान करने के लिए। वैसे डिलाइट का मतलब खुशी, ये प्रशंसा होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आनंद। क्या अर्थ है यहाँ पर, आनंद। तो चारों लाइनें हो गई, 4 लाइन्स हो गई। अब देखिए क्वेश्चन आने का तरीका क्या है, क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा आपको, समझ गए। तो क्वेश्चन देखिए इसमें, ये जो स्टेंजा है इसी स्टेंजा में से क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए इसी में से पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछने का यही तरीका है। विच बर्ड मतलब कौन सा पक्षी, विच बर्ड इज ऑन द स्लो, इज ऑन द स्लो। तो ये इसी में से पूछा गया है, समझ गए। तो इसी प्रकार से सीनियर में क्वेश्चन आता है हमेशा। जब से ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट बंद किया है ना, तब से यही
टाइप है। विच बर्ड इज ऑन द स्लो, मतलब सीधी सी बात है। अब आपको अगर इसका अर्थ आता है, जब स्लो का अर्थ ही नहीं आएगा आपको, तो आप कहां से बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, तो अर्थ आना पहले जरूरी है। तो विच बर्ड इज ऑन द स्लो मतलब बेर के पेड़ पर कौन सा पक्षी है? हैं? तो ब्लू टिट क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब्लू टिट। तो आंसर लिख लीजिए इसका, ब्लू टिट इज ऑन दी स्लो। बस ये आंसर हो गया इसका। तो इस प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ब्लू टिट इज ऑन दी स्लो मतलब साधारण चिड़िया है, वो बेर के पेड़ पर है, जंगली बेर को बोलते हैं स्लो, समझ गए? तो जंगली बेर के पेड़ पर कौन सी है? साधारण चिड़िया है, समझ गए? तो साधारण चिड़िया। सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया कि स्लो से ले लिया, फर्स्ट लाइन से, समझ गए? इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए। व्हाई इज द पोएट डिलाइटेड? मतलब कवि प्रसन्न क्यों है? कवि प्रसन्न क्यों है? क्यों प्रसन्न है? बिकॉज द बर्ड्स आर अनकेज्ड। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बिकॉज द बर्ड्स आर अनकेज्ड। अब देखिए लिखने के लिए जगह नहीं है, लेकिन इसी में छांट दिया मैंने उत्तर को। कवि डिलाइट क्यों है? बिकॉज द बर्ड्स आर अनकेज्ड मतलब पक्षी क्या है? अनकेज्ड है, मतलब खुले हुए हैं, उन जाल में नहीं है, इसलिए डिलाइट है। इसलिए कवि प्रसन्न है, मतलब खुले हैं तो ही उसके पास आते हैं और जाते हैं। लेकिन सीधा सा उत्तर क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? बिकॉज द बर्ड्स आर अनकेज्ड। समझ गए? तो थोड़ा सा लिखने का तरीका भी सीखिए आप। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बर्ड्स के साथ में इज लगा देते हैं, पता नहीं क्या लगा देते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग लिखोगे। तो वाई इज द पोइट डिलाइटेड? अब ये पोइट तो एक ही है, यहाँ पर इसका यूज किया गया है, लेकिन आप जब बर्ड्स का यूज करोगे तो वहां पर क्या होगा? आर का यूज होगा। किसका यूज होगा? आर का। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। इसी में से है ना, तो इसी में से छांटना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड बताऊं क्या हो सकता है? विच बर्ड फ्लाइज ऑन द वेरी हाइट? क्या आंसर होगा इसका? मतलब कौन सा पक्षी है वो बहुत ऊंचाई तक क्या करता है? उड़ता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ईगल। क्या हो जाएगा? ईगल। तो इसी में से इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये दे किसके लिए रेफर हो रहा है? चौथा क्वेश्चन ये हो सकता है, जो दे है थर्ड लाइन में वो किसके लिए रेफर हो रहा है? तो चौथा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, दे कम एंड गो मतलब वे आते हैं और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट मेरी प्रसन्नता के लिए। तो दे किसके लिए आ रहा है? बर्ड्स के लिए आ रहा है, सीधी सी बात है। किसके लिए आ रहा है? बर्ड्स के लिए आ रहा है। तो दे बर्ड्स के लिए मतलब पक्षी आते हैं और जाते हैं कवि की प्रशंसा के लिए। तो अगर आपको अर्थ आता है तो ये दे रेफर हो रहा है बर्ड्स के लिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। स्टेंजा 2 था आपका ये। राइम स्कीम निकालना बता दिया था अभी आपको, समझ गए इस स्टेंजा की। आगे देखिए लास्ट स्टेंजा होना चाहिए शायद पोएम का, उतार लीजिए एक बार इसको। नंबर थर्ड स्टेंजा, स्टेंजा थर्ड। लिखिए एंड सो दी सनवर्ड वे, एंड सो दी सनवर्ड वे
I soar on the eagle's wings. I soar on the eagle's wings. On the eagle's wings, and in my heart all day, the blue-tit sings. The blue-tit sings. ये लास्ट स्टेंजा है पोइम का, थर्ड स्टेंजा है और लास्ट स्टेंजा है। तो देखिए इसकी पहले राइम स्कीम निकाल लीजिए आप, आ गया होगा राइम स्कीम निकालना। मतलब अच्छे नंबर लाने के लिए क्या होता है, एलिट्रेशन है, आपको बताया था, मेटाफर है, ये सब बताना होता है इसमें। एलिट्रेशन का मतलब बताया था अनुप्रास अलंकार का कहीं पर अगर यूज हो रहा हो, किसी भी वर्ड की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो, वहां पर क्या होगा, एलिट्रेशन होगा। क्या होगा, एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार। क्या मतलब होता है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का यूज कहां पर होता है, ये बताया था मैंने आपको, जहां लाइक वर्ड यूज में आता है अधिकतर। कौन सा वर्ड आता है, लाइक, मतलब किसी के समान। लाइक का मतलब जैसे, समझ गए, किसी के समान। तो ये बताया था सिमिली कहां पर होगा, जहां पर किसी भी वर्ड में लाइक वर्ड का यूज होगा, लाइक वर्ड बार बार आते हैं। तो अगर कोई वर्ड बार बार आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, वहां पर लिख देना हियर इज एलिट्रेशन। यहां पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। समझ गए। अगर किसी को कोई उपमा दी जा रही हो, समझ गए। फिर मेटाफर, रूपक अलंकार। मेटाफर का मतलब क्या बताया था आपको, रूपक अलंकार। तो अच्छे नंबर लाने के लिए इनका यूज करते हैं, और राइम स्कीम भी तभी निकालते हैं हम जब अच्छे नंबर हमें प्राप्त करने हैं। देखिए फर्स्ट वर्ड देखिए वे है, तो वे का लास्ट वर्ड क्या है, वाई है। वे में जो लास्ट वर्ड क्या है, वाई। तो इसको तो ए नाम देना ही देना है, चाहे कोई सा ही वर्ड हो। समझ गए। इसके बाद में देखिए लास्ट वर्ड विंग्स का, इससे कोई तालमेल है ही नहीं। समझ गए। तो एस आ रहा है, तो इसको नाम देना है हमें बी। लेकिन आगे देखिए निकालना बताया था, जब थर्ड में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। क्या आ रहा है, वाई। तो इसको हम वही ए नाम दे देंगे इसको दोबारा। इसके बाद में देखिए सिंग्स, विंग्स, सिंग्स, मतलब इसमें भी लास्ट वर्ड से देखिए एस है, तो इसको क्या नाम दे देंगे, बी। और शायद जहाँ तक मुझे अनुमान है, इस पोएम की पूरी की राइम स्कीम यही होगी, ए बी ए बी। क्या होगी, ए बी ए बी, क्योंकि इसमें 12 लाइन्स हैं। कितनी लाइन्स हैं, 12 लाइन्स हैं। तो ए बी होगी इसकी पूरी की। तो आप इस स्टेंजा की राइम स्कीम क्या लिखोगे, ए बी ए बी। तो द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा ए बी। आगे देखिए अब क्या कहना चाहता है कवि तीसरे स्टेंजा में। तीसरा स्टेंजा देखिए, सनवार्ड्स वे, इसका मतलब हो गया सनवार्ड मतलब सूर्य की तरफ, सूर्य की तरफ। वे का मतलब आप जानते हो रास्ता, समझ गए। तो सनवार्ड वे, सूर्य की तरफ। आई सोवर, सोवर का मतलब होता है सवारी करना। अब देखिए सवारी करना, ये भी जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में यूज में लेने के तरीके क्या हैं। मतलब अगर किसी पक्षी पर सवारी की जाती है तो वहां हम सोवर का यूज ले सकते हैं। समझ गए। आम भाषा में मैंने आपको पहले बताया था, समझाया था कि वर्ड्स अलग अलग जगह यूज में लिए जाते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे कहे कि मान लीजिए ये पक्षी से संबंधित पोएम है ना, जैसे मान लीजिए पक्षी पेड़ पर बैठता है, तो क्या इंग्लिश होगी इसकी, पक्षी पेड़ पर बैठता है।
तो बच्चे क्या करते हैं अधिकतर, मतलब आप अब बच्चों की तो बात अलग होती है, लेकिन जब आप सीनियर में आ गए तो जो एग्जामिनर होता है, मतलब जो कॉपी जांचने वाला होता है, वो भी आपकी जो IQ लेवल है उसको देखता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए पक्षी पेड़ पर बैठते हैं, तो इसके लिए ये तो सीधी सी बात है, बर्ड्स होगा ही होगा, समझ गए। बर्ड्स के बाद में क्या करते हैं कि इसमें सिट वर्ड यूज में लेते हैं। अब SEIS तो लगेगा नहीं, आपको पता है क्योंकि ये क्या है, प्लुरल है, समझ गए। तो बर्ड्स सिट ऑन द ट्री, तुम क्या ये वाक्य सही है? बर्ड्स सिट ऑन द ट्री, मतलब बच्चों की नजरों में तो सही है, लेकिन ये है क्या, बिल्कुल गलत वाक्य है ये, समझ गए। कैसे है कि हम सिट वर्ड यूज में ले ही नहीं सकते यहां पर, क्यों? क्योंकि यहां पर बर्ड्स के साथ में तो पर्च आएगा, मतलब जब पक्षी के लिए बैठने के लिए पर्च यूज में लेते हैं, PERCH, और इस पर्च का मतलब होता है बैठना। तो बर्ड्स पर्च ऑन द ट्री, ये राइट आंसर होगा इसका, समझ गए। सिट किसी व्यक्ति विशेष के लिए यूज में लिया जाता है, पर्च नहीं ले सकते। तो सोअर का मतलब ही यहां पर क्या है, जब किसी पक्षी पर बैठ करके क्या की जाती है, सवारी की जाती है, वहां पर सोअर करते हैं। सोअर यूज में लेते हैं, सोअर अब देखिए सोअर का मतलब बताया, सवारी करना। ऑन द ईगल्स, ईगल्स का मतलब बाज के, समझ गए। विंग्स का मतलब पंख, समझ गए। इसके बाद में देखिए एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स, तो बिल्कुल इजी है ये तो, अर्थ निकाल दीजिए आप। कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन कह रहे हैं इसमें, कवि कहते हैं कि एंड सो द सनवार्ड्स वे आई सोअर ऑन द ईगल्स विंग्स। इसका अर्थ यहां से निकलेगा दूसरी लाइन से। कौन सी लाइन से? दूसरी लाइन से। कवि कहता है कि मैं बाज के पंखों पर बैठ करके, मतलब कवि का जो मन है वो पता है, कवि लिखते लिखते पता नहीं कहाँ उसकी कल्पना, इमेजिनेशन है कवि का, वो कहाँ कहाँ चला जाता है। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि बाज के पंखों पर कैसे बैठेगा कवि, हैं? लेकिन ये इमेजिनेशन कवि ने यहाँ पर कल्पना की है। क्या की है? कल्पना की है। आई सोअर ऑन द ईगल्स विंग्स, मतलब मैं बाज के पंखों पर बैठ करके सूर्य की तरफ सवारी करता हूं। क्या करता हूं? सवारी करता हूं। तो यहां से इसका अर्थ निकल जाएगा एंड इन माई हार्ट, और मेरे मन में, हृदय में, समझ गए। ऑल डे यानी पूरे दिन भर, पूरे दिन भर मेरे हृदय में जो ब्लू टिट सामान्य चिड़िया है वो क्या करती रहती है? गाती रहती है। मतलब ये इमेजिनेशन वाला है, ये पूरा कल्पना की जा रही है। इसमें क्या की जा रही है? कल्पना कर रहा है कवि। तो एंड सो द सनवार्ड वे आई सोअर ऑन द ईगल्स विंग्स, कवि कहता है कि मैं बाज के पंखों पर बैठ करके सूर्य की तरफ सवारी करता हूं, और पूरे दिन भर ये जो ब्लू टिट है, मतलब ब्लू टिट का मतलब साधारण चिड़िया है, ये मेरे हृदय में गाती रहती है। ऐसी कवि क्या करता है? यहाँ पर कल्पना करता है। उतार लीजिए इसको एक बार, कोई भी वर्ड सनवार्ड वे। तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन भी है सनवार्ड वे वाला। कौन सा है? सनवार्ड वे, मतलब सूर्य की तरफ का जो क्या है रास्ता, तो सनवार्ड वे से संबंधित है। उतार लीजिए। फिर देखिए इसमें से, इसी में से क्वेश्चन निकालेंगे हम। आपको तो क्वेश्चन से है, तो क्वेश्चन से आपको कब आएंगे? जब इसका अर्थ आने लग जाएगा, तब आप कहीं से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, हु इज द स्पीकर इन दीज लाइन्स? हु इज द स्पीकर इन दीज लाइन्स, मतलब इन पंक्तियों का वक्ता कौन है? इन पंक्तियों का वक्ता कौन है? तो कौन है? शुरू से बताता आ रहा हूं, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। कौन है? विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, मतलब कवि है, उनका नाम क्या है? विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। वो क्या है? स्पीकर हैं। स्पीकर का मतलब होता है वक्ता।
तो ये सीधा सा आंसर हो जाएगा विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें से क्या हो सकता है। व्हाट इज द मूड ऑफ द पोइट, व्हाट इज द मूड ऑफ द पोइट, मतलब कवि का मूड क्या है, कवि का मूड क्या है। तो कवि का मूड यही है, मतलब कवि का मूड का मतलब स्वभाव, क्या मतलब है यहां पर, स्वभाव। तो कवि का स्वभाव कैसा है इन लाइंस में, पूरी पोएम में नहीं देखना आपको, इन लाइंस में क्या करना चाहता है वो। तो कवि का मूड ऐसा है कि ही सोअर ऑन द ईगल्स विंग्स, या आप ऐसे लिख सकते हो द पोइट वांटेड, समझ गए, सोअर ऑन द ईगल्स विंग्स। कवि क्या चाहते हैं, ईगल के पंखों पर सवारी करना चाहता है। कि ये थोड़ी थी उसने रियल में, मतलब उसने तो वो तो कल्पना कर रहा था। तो द पोइट वांटेड सोअर ऑन द ईगल्स विंग्स, मतलब कवि है वो ईगल के पंखों पर, बाज के पंखों पर सवारी करना चाहता है। ज्यादा से ज्यादा इतना और लिख सकते हो, टुवार्ड्स द सन, टुवार्ड्स द सन। अगर मान लीजिए बात यह भी है कि टुवार्ड्स सनवार्ड का मतलब पूछ लेना आपको, तो क्या लिख दोगे आप, टुवार्ड्स सन, टुवार्ड्स सन मतलब सूर्य की ओर, समझ गए, ये अर्थ है यहां पर टुवार्ड्स सन। तो एक बार फिर से देख लीजिए अर्थ, लास्ट टाइम बता रहा हूं आपको, और ये लास्ट स्टेंजा आपका, एंड सो द सनवार्ड वे, और कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन कह रहे हैं कि मैं बाज के पंखों पर सवार होकर के सूर्य की तरफ उड़ता हूं, और सारे दिन भर मेरे मन में कौन गाती रहती है, ब्लू टिट, जो साधारण जो चिड़िया है वो गाती रहती है। तो ये ए बॉयज सॉन्ग, इसका जो सारांश अभी पढ़ा हमने वो कंप्लीट, इसी के साथ ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो भी बताए मैंने आपको। अब जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।